हे गाइस, तो आज का हमारा वीडियो है ज्योग्राफी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। पहला लेसन मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए पहला यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। मतलब पता नहीं कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। क्या देखिए यहाँ पर है, समकालात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ग्रह विविधता पर आश्रित और ग्रह प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका आंसर है ग्रह। और दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसका देखिए क्या है, यात्रियों के विवरण, क्या है प्राचीन मानचित्र, ग्रह चंद्रमा के चट्टानीय पदार्थों के नमूने, और ग्रह प्राचीन काव्य। इसमें साफ दिख रहा है प्राचीन काव्य, क्योंकि प्राचीन काव्यों में जो महाभारत और रामायण जैसे ऐसे ग्रंथ शामिल हैं, तो प्राचीन काव्य बिल्कुल नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनन्य क्रियाओं का सर्वाधिक महत्व कारक है। तो इसका देखिए पहला का है, मानव बुद्धिमत्ता का प्रौद्योगिकी, गैर स्थानीय संगठन, ग मानवीय भाईचारा, और इसका आंसर है प्रौद्योगिकी। आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसका है, निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। क क्षेत्रीय विभिन्नता, ख मात्रात्मक क्रांति, ग स्थानीय संगठन, घ अन्वेषण और वर्णन। इसका आंसर है ख मात्रात्मक क्रांति। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए मानव भूगोल की अलग अलग जो हमारे विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है मानव भूगोल की। सिंपल इसका आंसर इस तरह देखते हैं कि मानव भूगोल में भूगोल का अध्ययन मानव को केंद्र में लेकर किया जाता है, मतलब केंद्र में रखकर किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। पहला रेडजल, मानव भूगोल मानव समाज और धारणाओं के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दूसरा दिया है कुमारी सैंपल। सर दोस्तों, कुमारी सैंपल और एलन सी सैंपल एक ही हैं, तो ये 2 बार लिख दिया गया है। इसका है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना है। और आखिरी में है हमारे पॉल विडाल डी लाप्लास। इन्होंने कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौगोलिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्प, इन्होंने इसे मानव भूगोल बताया है। अर्थात मानव भूगोल मानव केंद्रित है। सेकंड क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। उप क्षेत्र देखिए, जो उप क्षेत्र है वो आपको बुक में मिल जाएंगे, फिर भी मैं सब लिख दिया यहाँ पर। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि भूगोल, सामाजिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सात्मक भूगोल, नागरिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, निर्वाचक भूगोल, सैन्य भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, और आखिर में है व्यापार भूगोल। दोस्तों आपको इस तरह से बुक में ही आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर है मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, ये दे दिए हैं यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उसके उप क्षेत्र दिए जो मैंने आपको बताए हैं। और थर्ड क्वेश्चन जिस पर बेस्ड है, सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतर्पृष्ठ, ये मतलब ऐसे वैज्ञानिक शास्त्र हैं जिनका भूगोल सहारा लेता है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। उत्तर है, मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय नहीं है, यह कई अन्य विषयों पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर नंबर 1 सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अध्ययन के लिए मानव भूगोल को समाजशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा है नागरिक भूगोल। इसके अध्ययन के लिए हमें नागरिक अध्याय और नियोजन की सहायता लेना पड़ता है। तीसरा राजनीतिक भूगोल। इसके लिए हमें राजनीतिक विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है।
जनसंख्या भूगोल के लिए जनसांख्यिकी की, आकाश भूगोल के लिए गणित, अवकाश भूगोल के लिए नगर ग्रामीण नियोजन और आर्थिक भूगोल के लिए अर्थशास्त्र। और ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने की कहा था। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो शब्दों में दीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों मार्च 2002 में कुछ पेपर में आया था। पहला है मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्राकृतिकरण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए इस पर। मानव अपनी संस्कृति विरासत से प्राप्त तकनीक और प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनन्य क्रिया करता है। अनन्य क्रिया मतलब परस्पर क्रिया करता है। परंतु प्राचीन मानव पूर्ण रूप से प्रकृति का दास था। वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। भोजन, आवास और जल सब केवल प्रकृति से ही प्राप्त करता था। इसे प्रकृतिवाद और पर्यावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए बेंदा मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। वह अधरंगा घूमता है, हाथों में कुल्हाड़ी लिए वह वनों का सर्वेक्षण करता है तथा भोजन खोजता है। उसके निवास स्थान पर 3 से 4 झोपड़ियों का समूह है। वह जल के लिए नदी और जोड़ों पर निर्भर है। यह हमने देखा, बेंदा पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। इसे ही मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मानव भूगोल का विशेष चित्र पर एक टिप्पणी कीजिए। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उसकी परस्पर अनन्य क्रियाओं के द्वारा करता है। मानव भूगोल का अध्ययन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह एक फैला और व्यापक विषय बन चुका है। रेडजेल और पॉल विडाल डी लाप्लास जैसे विद्वानों के कारण मानव भूगोल इस स्थिति पर आ पहुंचा है। इस विषय में मानव और उसकी आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ अन्य क्रियाओं का भी ध्यान किया जाता है। इसमें जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और चिकित्सक भूगोल की भी शामिल है। मानव भूगोल के अंतर्गत व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को सामाजिक दृष्टिकोणों का रूप दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के लोगों की संस्कृति को समझने के लिए भी मानव भूगोल का सहारा लिया जाता है। आज के समय में मानव भूगोल के अंतर्गत नए नए अध्ययन किए जा रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है प्रकृतिवाद को परिभाषित कीजिए। प्रकृतिवाद पहले आ चुका है। मानव प्रकृति का दास है। मानव का प्रत्येक कार्य प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी परिघटना को मानव भूगोल में प्रकृतिवाद या मानव का प्रकृतिकरण भी कहा जाता है। अगला है संभववाद क्या है। समय के साथ साथ मानव ने प्रौद्योगिकी में बहुत विकास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कभी वर्षा न हो तो सिंचाई हेतु कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अतः अब मनुष्य को प्रकृति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसी पर्यावरण को पहले के विद्वानों ने संभववाद का नाम दिया है, जिसे प्रकृति का मानवीकरण भी कहा जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। इसका प्रकृतिवाद और संभववाद के मध्य बीच का विचार या मार्ग नव निश्चयवाद कहलाता है। भूगोलवेत्ता ग्रिफ्ट डल्टन ने सर्वप्रथम इस विचार को सबके सामने रखा था। यह यातायात निर्यात बत्तियों में पीली बत्ती के समान है, जो न तो पूर्ण रूप से रुका हुआ है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।